और इस वजह से सोना एक बार फिर से अपने शिखर की ओर तेजी से बढ़ा भी है। आज की अगर बात करें तो MCX पर सोने में करीबन 450 रुपए तक की तेजी देखने को मिली थी। यहाँ से भाव कैसे रह सकते हैं, क्या बढ़त देखने को मिल सकती है, इस पर बात करेंगे प्रथमेश माल्या जी से। प्रथमेश नमस्कार। सबसे पहले जिस तरह की तेजी आज यहाँ पर मार्केट्स में देखने को मिली है, जहाँ पर 25 के आसपास के स्तर हैं, डॉलर इंडेक्स 13 महीने के लोस पर है, फेड रेट कट अब ऑलमोस्ट एक पॉसिबिलिटी है, कैसे देखते हैं आप जो इम्पैक्ट अब तक आ चुका है और यहाँ से क्या करने की राय है? गुड इवनिंग मनीषा, जैसे आपने कहा सारे फैक्टर्स ऑलरेडी प्राइस में बिल्ट इन है, इसीलिए 9% ड्यूटी कट के बाद आपने देखा होगा ऑलमोस्ट वो प्राइस कवर हो चुका है और उसके ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। तो सारे फैक्टर्स प्राइस इन है, बट मेरे ख्याल से अगर आप ट्रेड पर्सपेक्टिव में देखें तो काफी रिस्क प्रीमियम अटैच हो चुका है इसमें ही। तो ट्रेड पर्सपेक्टिव में यहाँ पे गिरावट हो सकती है, बट अगर आप इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो आपको टाइम करना यहाँ पे मुश्किल होगा। तो मैं एग्जैक्ट प्राइस एंट्री पॉइंट 68-69,000 का रेंज जो है यहाँ पे रहेगा। फिलहाल यहाँ पे ओवर प्राइस है, यहाँ पे आप थोड़ा सा दूर रहे तो ज्यादा बेटर है। ऑलराइट, सोने चांदी के प्राइसेस ओवर प्राइस है, स्पेशली चांदी प्रथमेश $30। आई थिंक क्लियरली 9% ड्यूटी कट के बाद चांदी फेवरेट रही है, बिकॉज इन कंपैरिजन टू गोल्ड थोड़ा सा लैकलस्टर रहा है। इसमें मोमेंट वापस मेरे ख्याल से एक बार 95,000 का भाव छू सकता है, बट ये भी अगेन ओवर प्राइस जोन पे है। 86,000 86,500 क्लियरली यहाँ पे फिलहाल बाय नहीं करना चाहिए। इसके लिए भी जो बेस स्टेबल जोन है जहाँ पे आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा वो करीब 80,000 का रहेगा, जो करीब यहाँ से 6,000 रुपीज का फॉल। बट फिलहाल यहाँ पे ये दोनों ही कमोडिटी जो है ओवर प्राइस जोन पे है। ऑलराइट, तो सोना चांदी अगर ओवर प्राइस्ड है तो क्या बाइंग अपॉर्चुनिटीज मेटल्स में ढूंढनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर मेटल्स ऑन वीक बेसिस 2 से 7% ऊपर हैं, मल्टी ऑन हाइस पर हैं, क्या यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है? आई थिंक क्लियरली चाइना की तरफ से जो भी इंडिकेटर्स है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि स्लो डाउन की तरफ, बट कुछ कुछ इंडिकेटर्स स्पेसिफिकली यूएस की तरफ से और प्लस इंटरेस्ट रेट्स घटने की पॉसिबिलिटी, ये सारे फैक्टर्स को मिलाकर बेस मेटल्स में सारे ही काउंटर में मेरे ख्याल से काफी अच्छा मोमेंटम आया है। बट अगेन सारे फैक्टर्स प्राइस्ड होने के बावजूद यहाँ पे इस पर्टिकुलर काउंटर में भी मुझे यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है। स्पेसिफिकली कॉपर यहाँ पे 800 तक वापस स्लिप हो सकता है, इसको सेल ऑन रैली करने की सलाह रहेगी मेरे ख्याल से। 820 823 के आसपास इसको सेल करना चाहिए और 830 का स्टॉप लगाना चाहिए। नीचे में 807 और 800 के टारगेट रहेंगे, तो इसको सेल ऑन रैली कीजिए। साथ ही साथ जिस तरह की तेजी हमने एल्यूमिनियम में आते हुए देखी है, पिछले एक महीने में 15% की बढ़त है। जिंक में अब यहाँ पर प्रोडक्शन कट्स की बात की जा रही है ताकि लॉसेस यहाँ पर कंटेन किए जा सकें। इन दोनों मेटल्स में जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं, प्राइस इम्पैक्ट क्या देखते हैं? आई थिंक क्लियरली जिंक में जो है सप्लाई साइड में पॉसिबल डेफिसिट है, तो जिंक पे मोमेंटम आना जाहिर जाहिर सी बात है। बट यस अगेन क्लियरली सारे मेटल्स में जो बेसिक डिमांड की टर्मिनोलॉजी है वो चाइना की तरफ से ही आने की पॉसिबिलिटी है। तो चाइना की तरफ से अगर डिमांड सिग्नल स्ट्रांग नहीं होते तो जिंक में भी मोमेंटम जो थक सकता है। इस काउंटर में भी सेल ऑन रैली हो। ऑलराइट, साथ ही साथ अगर यहाँ पर कच्चे तेल की बात की जाए तो जिस तरह की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है, 4 दिन में $4 की तेजी, 76 का लो था पिछले हफ्ते का, जो कि इस साल का सबसे लोएस्ट लेवल था, और वहां से हम ऑलमोस्ट 80 पर हैं अब। यहाँ से क्या लगता है आपको? मनीषा, इसमें जियो पोलिटिकल फैक्टर्स आप अगर जोड़ ले तो यहाँ पे एक्चुअली रिस्क प्रीमियम होकर इसमें और ज्यादा बढ़त होनी चाहिए, बट काफी स्टेबल जोन में है। इसमें अगेन आप MCX में अगर देखेंगे 6,000 का बेस बनाते हुए चल रहा है और ऊपर में अराउंड 6,700। ये फिलहाल मिड जोन में है, मतलब 6,350 4,400 के जोन में है। ऊपर वाला इसका टारगेट रहेगा 6,600 और नीचे वाला जो जोन रहेगा वो 6,250। सो इसको बाय करके चलना चाहिए 6,530 पर। और ये सितंबर वायदा की बात कर रहा हूँ, इसको 6,270 का स्टॉप लगाइए और टारगेट 6,580 का रखिए। ऑलराइट, तो खरीदारी यहाँ पर कच्चे तेल में बनती हुई नजर आ रही है। मेटल्स में भी यहाँ पर कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज है। सोने चांदी में प्रथमेश को लगता है कि ओवर प्राइस्ड एट दीज लेवल्स हैं, लेकिन प्रथमेश त्योहारों का सीजन है, आगे शादियां भी हैं और काफ़ी सारे ज्वेलर्स से हमने बात की ही भी है, आगे करने भी वाले हैं। वो कहते हैं कि फुटफॉल्स 30 to 40% यहाँ पर बढ़ गए हैं, बाइंग है, लोगों को लगता है यहाँ से और तेज़ी ही देखने को मिलेगी। तो जो उस समझ से ले रहे हैं सोने को, उनको आप क्या कहेंगे कि अगर लॉन्गर टर्म पीरियड ये देखा जाए तो कहाँ पर जा सकते हैं सोने के प्राइसेस ऑन द हायर साइड? आई थिंक मनीषा, जो लोग फिजिकली खरीदना चाहते हैं गोल्ड को, वो रिटर्न्स के पर्सपेक्टिव को दिमाग में नहीं रखते हैं। मीनिंग फिजिकली गोल्ड खरीदने की इच्छा ये मंशा से नहीं होती कि मैं इसको बेचूंगा। अगर आप डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स में गोल्ड को निवेश करते हैं तो आपका पर्सपेक्टिव होता है रिटर्न्स का।
तो जो फिजिकल बायर्स हैं उनके लिए अगेन वैल्यू बाइंग जो है हर भाव पे होना चाहिए, वेदर वो 72,000 हो, 70,000 हो या 75,000 हो, उनके लिए प्राइस कोई भी कंस्टेंट नहीं है। क्लियरली डिजायर और नीड फॉर होल्डिंग द येलो मेटल विद प्राइड इज द ओनली थिंग दैट कंज्यूमर्स हु बाय फिजिकल हैव। सो फिजिकली अगेन प्राइस को टाइम नहीं करना चाहिए, आपको जो भाव दिखे उस पर लेना चाहिए। ऑल राइट। और चांदी के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि मैं पीछे मेटल फोकस से बात कर रही थी, उनका कहना है कि 34-35 तक के लेवल्स इस साल के अंत तक देखने को मिल सकते हैं, और काफ़ी लोगों का भी ये मानना है क्योंकि हम 30 निकाल चुके हैं तो यहाँ से $3-4 ऊपर शायद प्राइसेस जा ही सकते हैं। लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर के लिए चांदी पर भी क्या राय है? आई थिंक डबल डिजिट रिटर्न्स 2024 में सोना और चांदी दोनों ही दे चुका है, और भी यहाँ पे रूम है। $34 तक चांदी के लिए कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी, और इंडियन मार्केट्स में अराउंड 95,000 वाला जो भाव है वो बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस मोमेंटम आ रही है। बट अगेन यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। अगर आप यहाँ पे 86-87,000 पे एक्यूमुलेट करेंगे तो 95,000 इज जस्ट 8,000 रुपीज अवे। बट आपका एक्यूमुलेशन पॉइंट अगर 80,000 के करीब होता है तो आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होता है। तो चांदी और गोल्ड दोनों भी अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट उसकी प्राइसेस क्या है। बट यस, डाइवर्सिफिकेशन पर्सपेक्टिव में दोनों मेटल बहुत अच्छी तरीके से काम आता है। ऑल राइट, पॉइंट टेकन। प्रथमेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के तौर पे आपको सोना चांदी खरीदना चाहिए, लेकिन एक करेक्शन का इंतजार यहाँ पर ज़रूर करें और उसके बाद ही लें। सोने और चांदी दोनों ओवर प्राइस लगते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक करेक्शन की एक्सपेक्टेशन भी है। लेकिन इसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे और बात यहाँ पर करेंगे इंपोर्ट ड्यूटी में कमी से जिस तरह की तेज़ी हमने ज्वेलरी सेक्टर पर आते हुए देखी है, उसका कैसा असर पड़ा है, किस तरह के नंबर्स हैं और वेरियस ज्वेलरी हेड्स अब इसके लिए अब क्या कर रहे हैं। इस पर बात की हमने लक्ष्मी डायमंड्स के एमडी चेतन मेहता से। वो ज्वेलरी डिवीजन इब्जा के प्रेसिडेंट भी हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। हमारे साथ अब कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं चेतन मेहता, लक्ष्मी डायमंड्स बेंगलुरु से। चेतन जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपसे बात ही नहीं हुई। आपने जब ज्वेलरी डिवीजन प्रेसिडेंटशिप का भार संभाला इब्जा की तरफ से, तो अब ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए यहाँ से क्या प्लान्स हैं? पहले तो नमस्कार मनीषा जी एंड वेलकम टू नंबर बेंगलुरु। और इब्जा का जो मेरे को ज्वेलरी डिवीजन दिया गया है उसके लिए मैं पहले तो पूरे हमारे इब्जा जो पूरी टीम है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रेसिडेंट पृथ्वीराज जी कोठारी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे पूरे बोर्ड मेंबर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक अलग विंग इब्जा के अंदर बनाया। उसमें हमें कहीं ना कहीं जो क्लैरिटी चाहिए थी कि बुलियन और ज्वेलरी का विंग अलग हो, बिकॉज आपको पता है कि बुलियन की इंडस्ट्री कैसे काम करती है और ज्वेलरी इंडस्ट्री कैसे काम करती है। तो ये ज्वेलरी इंडस्ट्री में बहुत कुछ हम करना चाहते हैं। जैसे हमारा मेन अभी जो रहेगा एजुकेशन के ऊपर रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो अभी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स है रिटेलर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को इशू है, या फिर जो कोई रिटेलर अभी जो सिंगल स्टोर से कैसे चेन स्टोर बन सकता है, तो हमें बहुत सारी प्रोग्रेसिव थिंग्स करनी है इंडस्ट्री के लिए। जो टेक्नोलॉजी आगे आ गई है, एआई आ गया है, कैसे अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करें, अपने स्टेट्स में आप हॉल मार्किंग के क्या इश्यूज है, अपने पीएमएलए के क्या इश्यूज है। तो बहुत सारी चीजें हमारी इंडस्ट्री में जो तकलीफें हैं, या फिर हम कुछ नॉलेज नहीं है ज्वेलर्स को जो छोटे छोटे कस्बे में रहते हैं 2 टायर 3 टायर सिटीज में, तो पूरे हिंदुस्तान से हम जो भी उनकी रिक्वेस्ट है उसको हम पूरा करेंगे। जैसे आपको पता है कि हमारे 30 स्टेट्स में प्रेसिडेंट है इब्जा के, तो उनकी जो भी तकलीफ है या हमसे जो भी हेल्प चाहिए, तो ये ज्वेलरी डिवीजन स्पेशली ज्वेलर्स के लिए इसलिए डिजाइन किया हुआ है कि जो ज्वेलर्स को रिलेटेड तकलीफ है वो एक ज्वेलरी समझ सकता है या एक मैन्युफैक्चरर होलसेलर समझ सकता है। तो ये क्लैरिटी हो जाएगी कि हमें एक्चुअली करना क्या। तो इसके साथ इब्जा अपनी ये मुहिम पूरे हिंदुस्तान में चला रही है मनीषा जी। ऑलराइट, तो मैंने कांग्रेचुलेशंस, आशा है कि ये आगे काम बहुत तेजी से होगा। दूसरी बात अब ये है क्योंकि अब फेस्टिवल सीजन आ चुका है और थैंकफुली ड्यूटी कम होते हुए नजर आई है और काफी उत्साह है यहाँ पर सब तरफ, ज्वेलर्स और बुलियन डीलर्स की तरफ से भी। यहाँ पर अब स्पेशली क्या करने की एक्सपेक्टेशंस हैं? मनीषा जी, आपको पता है कि ये बहुत बढ़िया गवर्नमेंट की तरफ से कदम उठाया गया है कि हमने जो एक्सपेक्ट नहीं किया उससे भी उन्होंने ड्यूटी कम करके हमें, हमारी पूरी इंडस्ट्री को हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला है, पॉजिटिविटी मिली है कि हम बिजनेस को और अच्छा बढ़ा सके, बहुत एथिकली कर सके और बहुत बड़ा मार्केट, गोल्ड मार्केट हम क्रिएट कर सके। और जैसे आपको पता है ये फेस्टिवल सीजन आने वाला है, बहुत बड़ा फेस्टिवल सीजन आने वाला है। जैसे हम देख रहे दशहरा, दिवाली सब पास में है। तो इसमें इस बार आपको पता है जैसे लास्ट 2 साल हमने बैंगलोर फेस्टिवल किया था, शॉपिंग फेस्टिवल गोल्ड का। इस बार हम 3rd एडिशन बैंगलोर गोल्ड फेस्टिवल कर रहे हैं। उसमें हम 3.5 kg
गोल्ड और 100 किलो चांदी और एक कार, ऐसा हमने टोटल बम्पर ड्रॉ और प्राइजेस रखा है। इससे बहुत ज़्यादा कंज्यूमर को बेनिफिट होगा और पूरे ज्वेलर्स फैटर्निटी को और बेनिफिट होगा और पूरे कर्नाटक में ये किया जाएगा। और इससे बहुत ज़्यादा सेल की तरफ लोग आकर्षित होंगे और कंज्यूमर को फायदा उठेगा। तो और हम इस बार देख रहे हैं कि लास्ट ईयर से जो ग्रोथ हुई थी, इससे अच्छा सेल, बड़ा सेल होगा, ये मेरा पक्का यकीन है। क्योंकि हमेशा आप जब भी हमसे बात करती तो मैं पॉजिटिव इसलिए रहता हूँ कि मुझे पता है कि ये इंडस्ट्री हमको कुछ ना कुछ ज्यादा ही देगी, हमेशा दिया है और इससे ही हमको इंडस्ट्री से मिला है। इसलिए मैं हमेशा ये इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री के बारे में पॉजिटिव रहता हूँ। तो आने वाले सीजन में अगर नंबर्स की बात करें, जैसे आपने कहा कि ऑप्टिमिज्म तो यहाँ पर बहुत सारा है, लेकिन क्या कुछ नंबर्स हैं कंपैरेटिवली पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो किस तरह की ग्रोथ इस बार देखने को मिलेगी टनेज के लिहाज से? और क्या इस बार भी गोल्ड ज्वेलरी ज्यादा बिकेगी? आपको लगता है डायमंड्स की जो ग्रोथ है वो बढ़ती हुई दिखी है? मनीषा जी, वैसे तो मैं इतने आंकड़ों में इतना समझता नहीं हूं, मैं तो एक मैन्युफैक्चरर ज्वेलर हूं। मैं सिर्फ परसेंटेज की सेल में समझता हूं कि जो लास्ट ईयर जो हमारा पूरे सीजन का सेल था, क्योंकि ड्यूटी घट चुकी है, प्राइजेस भी बहुत रीजनेबल हो गए गोल्ड के, तो मैं मान रहा हूं कि 30 से 35% लास्ट ईयर से भी, मैं आपको ये कंफर्म कहना चाहता हूं कि 30 से 35% की टोटल ओवर सेल से इस साल ग्रोथ होगी। और सिर्फ गोल्ड नहीं, मैं आपको हमेशा कह रहा हूं कि लोग बहुत ज्यादा डायमंड की तरफ भी जा चुके हैं, बिकॉज अब डायमंड ज्वेलरी आपको एकदम रीजनेबल प्राइस में आने लग गई है और आपके बजट में बनने वाली है। तो और गोल्ड और डायमंड का मेरे हिसाब से 50-50 का आंकड़ा इस साल मुझे दिख रहा है। और चांदी, आपको पता है कितनी, अभी चांदी के कितना अच्छे सुंदर सुंदर हमारे बर्तन बनने लगे, बहुत सारी चीजें। तो मुझे लगता है इस बार किसी को एक को बड़ा बना के किसी को छोटा बनाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है इक्वली सब लोग इस बार हीरा, सोना, चांदी, जड़ाऊ, सब ज्वेलरी इक्वल धंधा करेगी, बिजनेस करेगी इस साल, मुझे पूरा यकीन है मनीषा। और 30-35% का इजाफा भी देखने को मिल सकता है। चेतन जी, बहुत शुक्रिया आज साथ निकालने के लिए। थैंक यू मनीषा जी, आपने इसका मौका दिया। बैंगलोर आई, वेलकम टू नमो बेंगलुरु, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑलराइट, तो ये बात हमने करी चेतन मेहता जी से, जिन्होंने कहा कि 30 से 35% का इजाफा टोटल ज्वेलरी सेल्स में इस साल देखने को मिल सकता है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो त्योहारी सीजन की शुरुआत तो हो ही चुकी है और ये कैसा रह सकता है ज्वेलरी बाजार में डिमांड के तौर पर, इस पर हमने बात की वासुपति ज्वेलर्स के डायरेक्टर मनसुख कोठारी से। आइए सुनते हैं। हमारे साथ अब वासुपति ज्वेलर्स के मनसुख कोठारी जुड़ रहे हैं। मनसुख जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीजन की शुरुआत अच्छी खासी हुई है, जिस तरह के IIGS के नंबर्स रहे, अब यहाँ से आने वाले सीजन को आप कैसे देखते हैं? थैंक यू मनीषा जी। अभी नवरात्रि और दिवाली का फेस्टिवल है और उसके बाद ढेर सारी शादियां हैं। आप पोस्ट दिवाली से लेकर आप फरवरी मार्च तक बहुत सारी शादियां हैं। लास्ट सीजन में शादियों के डेट्स बहुत कम थे, अप्रैल में से एक आध डेट्स था, फिर जुलाई में डेट्स था, उसके बाद मई और जून बिना शादियों के महीने थे। तो अच्छी पेंट अप डिमांड है। और ये भी जो हमने ड्यूटी कट जो गवर्नमेंट ने की है, उसके बाद जो डिमांड हमने IIGS में देखी, वो सुपर डिमांड थी। आई थिंक 2 times or 3 times ऑफ द बिजनेस जो हमने लास्ट ईयर उसके बाद अब हमने बिजनेस किया है। और सीजन बहुत अच्छी रहेगी एंड स्पेशली आई थिंक द ब्राइडल की बहुत अच्छी डिमांड है। लोगों का जो गोल्ड पे जो फेथ था, आई थिंक और बड़ा है, बिकॉज बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं लास्ट करीबन 15-20 सालों में। मनसुख भाई, अगर आगे के डिमांड ट्रेंड्स की यहाँ पर अब बात करें तो आपको क्या लगता है, क्या ज्यादा इंडस्ट्री की डिमांड आएगी? हम हमेशा देखते हैं पोल्की कभी अच्छा करता है, कभी यहाँ पर कुंदन ठीक कर रहा होता है, फिर कभी स्टडेड ज्वेलरी अच्छी कर रही होती है, लेकिन अब क्योंकि ड्यूटी कट हुआ है तो आपको लगता है गोल्ड ज्वेलरी बेहतर करेगी? गोल्ड हमेशा इसका राजा रहा है और गोल्ड आई थिंक अगर अब देखिए तो 80-85% इंडिया में गोल्ड बिकता है, बाकी स्टडेड पोल्की भी अच्छा बिकता है, पर गोल्ड हमेशा ने डोमिनेट किया है। एंड गोल्ड ज्वेलरी में काफी इनोवेशंस आए हैं, काफी लाइट वेट ज्वेलरी बन रही है, काफी नई टेक्नोलॉजी से ज्वेलरी बनी है, तो यंगस्टर्स भी इसमें अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट ब्राइडल के लिए जो हैवी ज्वेलरी है, जो बड़ी ज्वेलरी है, जो शादी का जो बड़ा जो गहना कहते हैं वो है, तो उसकी गोल्ड में बहुत अच्छी कारीगरी हो रही है और उसका डिमांड हमेशा रहेगा। कोई नंबर्स आप यहाँ पर शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि जिन लोगों से मेरी बात हो रही है, सबका कहना है कि 25, 30, 40% तक का इजाफा इस बार देखने को मिल पाएगा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। डेफिनेटली होगा, बिकॉज जो ट्रस्ट जो गोल्ड का रहा है ना, और वो बढ़ते जा रहा है। मतलब जो रिटर्न्स हमेशा गोल्ड ने दिया है, तो जब पेरेंट्स अपने बेटी को देते हैं तो बोलते हैं यार बेटा गोल्ड ले ले, जिंदगी में हमेशा काम आएगा फ्यूचर में। और आई थिंक जो अभी फिलहाल जो डिमांड है, मुझे लगता है 30 to 35% डिमांड अभी इंक्रीज हुई है।
ऑलराइट, अब आगे किस तरह के ट्रेंड्स हैं ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कई बार होता है कि लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कॉइन्स बार्स ले रहे होते हैं, कई बार ज्वेलरी लेते हैं लेकिन उसमें भी एक डिफरेंट चीज को यहाँ पर खरीदते हैं, कई बार डिजाइन बहुत मैटर करते हैं। आप हैंड क्राफ्टेड में बहुत सारा यहाँ पर काम करते हैं, तो आप एसेंशियली इस फेस्टिवल सीजन के लिए क्या बना रहे हैं? हम लोग काफ़ी ब्राइडल्स में हम लोग की थोड़ी हैवी ज्वेलरी बनाते हैं, तो काफ़ी हैंडक्राफ्ट में हमारा ज़्यादा फोकस रहा है और हम लोग हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी बना रहे हैं विद लॉट ऑफ अच्छी कारीगरी है। तो इंडिया में काफ़ी अच्छे आर्ट्स हैं, कुंदन मीनाकारी का आर्ट है, फिलगरी का आर्ट है, नकाश का आर्ट है और काफ़ी सारे आर्ट्स है, उसको हम लेके ज्वेलरी बना रहे हैं और उसकी अच्छी डिमांड है। हमने अभी IHS में हमने देखा, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। जी, ऑलराइट, मनसुख भाई बहुत शुक्रिया हमारे आज समय निकालने के लिए। तो क्लियरली सीजन की डिमांड बहुत बेहतरीन हुई है, नक्काशी और हाथ के काम को यहाँ पर सराहा जा रहा है और जैसे कहा गया कि डबल डिजिट हायर साइड में ग्रोथ यहाँ पर इस बार सेल्स में देखने को भी मिलेगी। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। वेल, एक चीज हमारे सारे के सारे ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आगे जाकर मांग यहाँ पर बेहतरीन होने वाली है। अगेन जैसे बात की गई कि IIJS में इस बार यहाँ पर नियरली 1.25 लाख करोड़ का बिजनेस हुआ है और वो दर्शाता है कि इस फेस्टिवल सीजन में डिमांड काफी बेहतरीन रह सकती है। तो क्लियरली जिस तरह की एडवांस बुकिंग्स हैं फेस्टिवल्स को लेकर, शादियों को लेकर, वो नंबर्स काफी जिस तरह का ट्रेंड आगे जाके रह सकता है वो दर्शाते हैं। आज सोने में हमने अच्छी खासी तेजी आते हुए देखी और उसका एक इम्पैक्ट भी यहाँ पर मार्केट्स में है। लेकिन इसी के साथ फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आगे बात करेंगे सेनको गोल्ड के MD शुभांकर सेन से। की कटौती की गई यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर, उसने काफी उत्साह भरा है भारतीय बाजारों में। अब ऑफ कोर्स अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी फिर सर है, $2525 प्रति आउंस के ऊपर किस तरह हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। एक बात तो पक्की है कि अब आगे जाकर US फेड रेट में कटौती करेगा। जेरोमी पॉवेल जैक्सन होल की मीटिंग में वो खुद ही कह चुके हैं। इसका इमीडिएट इम्पैक्ट हमने यहाँ पर सोने में आता हुआ देखा, जहां पर भाव 13 महीने के लोज पर लुढ़के हैं और उसका सीधा फायदा यहाँ पर भावों में बनता हुआ नजर आया है। यहां से थोड़ा सा ओवर प्राइस जरूर लगता है क्योंकि एक तरफा तेजी यहां पर देखने को मिली है। लॉन्ग टर्म अभी भी यहां पर बुलिश है, लेकिन नियर टर्म में यहां पर वॉलेटाइल मूव्स बने रह सकते हैं। काफी हद तक ज्वेलर्स हमें यही बता रहे हैं कि शादियों और त्योहारों को लेकर एडवांस्ड बुकिंग्स हो चुकी हैं, शुरुआत हो गई है इसकी, और इसका मतलब ये है कि अब से लेकर जब तक आपको सोना लेना है उसमें सबसे लोएस्ट प्राइस पे आपको सोना दिया जाता है। तो काफी सारी स्कीम्स इस तरीके की हम यहाँ पर ज्वेलर्स की तरफ से आता हुआ देख रहे हैं। इंपॉर्टेंटली पिछले साल के मुकाबले इस साल सोने का बाजार कैसा रह सकता है, वो मजबूत है, लेकिन कितना के नंबर्स बन सकते हैं, इस पर बात की हमने सेनको गोल्ड के MD शुभांकर सेन से। आइए आपको सुनवाते हैं वो बातचीत। हमारे साथ अब सेनको गोल्ड के मिस्टर शुभांकर सेन हैं। शुभांकर जी बहुत शुक्रिया हमारे आज समय निकालने के लिए। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि ड्यूटी कट के बाद किस तरह का इम्पैक्ट बाजार में है। देखिए, आप अगर Q1 में देखें तो ग्रोथ हम लोगों का 7.5% टॉप लाइन ग्रोथ था, मगर अभी Q2 में ऑलरेडी ग्रोथ 15 से 18% हम लोग देख रहे हैं। उसका मतलब है कि एवरेज करें तो Q2 का ग्रोथ उससे भी ज्यादा ऑन एन एवरेज हो रहा है। तो स्टोर्स में देखें, फुटफॉल्स, कंज्यूमर का इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म, सारी चीजों में एक अच्छा माहौल लाए हैं। तो वी आर रियली थैंकफुल टू द गवर्नमेंट कि ये इंडस्ट्री के लिए तो अच्छा है ही, और उससे इम्पोर्टेंट है कि कारीगर लोगों को भी जॉब्स मिल रहा है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस ऊपर चला जाता है तो क्वांटिटी ऑफ गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाते हैं। तो अभी प्राइस नीचे आ गया तो उन लोगों के लिए भी काम हम लोग अच्छे तरीके से दे पा रहे हैं। तो पिछले साल से कंपेयर करें, पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करें, तो ये वाला क्वार्टर आपको कैसा लगता है? ये वाला क्वार्टर में हम लोग Q2 वर्सेस Q2 मिनिमम 15 से 18% ग्रोथ तो देखना चाहिए। पूरा साल के लिए हम लोग का एम है कि 18 से 20% ग्रो करे। तो ऑलरेडी Q1 में जो भी थोड़े बहुत शॉर्टफॉल हो रहा था, क्योंकि माहौल भी वैसा था, हीट वेव थे, इलेक्शंस के माहौल थे, वेडिंग्स उतने सारे नहीं थे, बट अभी आई थिंक वेडिंग ज्वेलरी भी जो है वो भी लोग, क्योंकि एक मौका मिला है कि प्राइस इतना शॉर्ट टर्म में फॉल हो गया, तो वो उनका बेस्ट उपयोग करने का कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी फेस्टिव सीजन के लिए भी हम लोग को एडवांस बुकिंग जो है वो भी चालू कर दिए, ताकि लोगों को वो बेनिफिट मिले कि ये प्राइस हो कि फेस्टिव के टाइम पे प्राइस हो, उनको लोअर प्राइस ही मिलेगा। तो एक तरीके का ऑप्शंस कंज्यूमर के लिए हम लोग दे रहे हैं। तो ये सारे चीज लेके कंज्यूमर बहुत अच्छे
खुश है। सेनको के अब कितने स्टोर्स हैं और आगे क्या प्लान है? सेनको के अभी 166 स्टोर्स हैं और साल के लिए 18 to 20 स्टोर्स का प्लानिंग हम लोग का है। ओन स्टोर्स, फ्रेंचाइजी दोनों मिलके। गोल्ड का प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो 2-4 स्टोर प्लस माइनस हो सकते हैं। ऑलरेडी Q1 में हम लोग 3 से 4 स्टोर कर दिए, Q2 में भी कुछ सारे स्टोर्स आने वाले हैं और फोकस इंडिया में ही रहेगा क्योंकि इंडिया का ग्रोथ स्टोरी एकदम स्ट्रांग है। ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया हम लोग का फोकस एरिया है। स्मॉल टाउन्स, टायर 2, 3, 4 टाउन्स में अपॉर्चुनिटीज देखने को आ रहा है और हम लोग अभी सेल्स भी अगर देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि खाली बड़े शहर में ग्रोथ हो रहे हैं, छोटे शहर में, सेमी अर्बन, रूरल हिंटरलैंड, वहां से भी अच्छे खासे डिमांड आ रहा है। अब यहाँ से आगे जाते हुए आपको क्या लगता है? काफी कुछ तो सरकार ने ऑलरेडी दे दिया है, चाहे वो ड्यूटी कट था, इक्वलाइजेशन लेवी था, सेफ हार्बर रूल, काफी कुछ आया है। अब यहाँ से भी इंडस्ट्री की क्या कोई और आस्क है सरकार से? देखिए, अभी इंडस्ट्री का आस्क शॉर्ट टर्म आस्क नहीं रहेगा, थोड़ा लॉन्ग टर्म आस्क रहेगा। जैसे ऑलरेडी विश्वकर्मा जो योजना था, वो योजना को अच्छे तरीके से हम लोग कैसे प्रयोग करें, कैसे हम लोग न्यू इंडिया यंग जनरेशन को स्किल करें। और ये स्किलिंग खाली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ज्वेलरी के लिए नहीं, बट ऑल्सो एट द सर्विस लेवल, एट द रिटेल लेवल। क्योंकि मतलब यंग जनरेशन है जिनको जॉब्स चाहिए और कंपनीज है जिनको जॉब्स देना है, मगर वो दोनों में एक ब्रिज चाहिए ताकि जो यंग जनरेशन है उनको वो जॉब ओरिएंटेशन जल्दी से मिल जाए। तो ये सारा चीज आई थिंक इंडस्ट्री को भी काम करना है, सरकार को साथ में मिलके ये करेंगे तो अच्छा रहेगा। दैट इज वन। सेकंड है कि एक्सपोर्ट के मार्केट अगर आप देखें तो थोड़ा ग्लोबली स्लो डाउन है, जिसके लिए अपना इंडिया का जो एक्सपोर्ट फिगर्स अभी तक तो स्लो है, बट कमिंग ईयर्स में आई थिंक दैट इलेक्शन यूएस का हो जाएगा तो उसमें उसके बाद थोड़े, अभी ऑलरेडी इंटरेस्ट कट का बात चल रहा है, तो वो होने से एक पॉजिटिविटी उन लोगों का कंट्री में आ जाएगा। वॉर का, जैसे मोदी जी गए यूक्रेन में जाके, तो ये सब सिग्नल्स है कि ये बहुत हो गया, अभी थोड़ा शांति चाहिए, शांति होगा तो बिजनेस ग्रोथ होगा। तो वो अगर होता रहे तो आई थिंक हम लोग का एक्सपोर्ट, हम लोग का बिजनेस ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए अच्छा रहेगा। आपको क्या लगता है कब तक एक्सपोर्ट संभल सकते हैं, सुधर सकते हैं? कोई बैक दी एनवेलप कैलकुलेशन है कोई? देखिए, बैक दी एनवेलप मतलब नवंबर में इलेक्शन का रिजल्ट अगर अच्छी तरीके से आ गया तो उन लोगों का भी दिसंबर, विंटर्स, क्रिसमस, ये सारा चीज हो जाएगा। तो जनवरी और फरवरी वैलेंटाइंस डे उन लोगों के लिए एक बड़ा मौका होता है, फिर समर्स आ जाते हैं। सो आई थिंक दैट जैन एंड फेब से बहुत अच्छी तरीके से एक्सपोर्ट्स का डिमांड फिर से आने का बहुत हाई चांस। ऑल राइट मिस्टर सेन, बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, सभी सवालों के जवाब भी देने के लिए।